अगर भव्य मंदिर बनाना विकास है तो योगी ने विकास किया है। अगर इस देश में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करना विकास है तो योगी जी ने विकास किया है। अगर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल न रहे, ऐसा माहौल कायम करना विकास है तो योगी ने बहुत विकास किया है। बहुजन से चले ब्राह्मण तक पहुंच गए, मायावती जी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया। पिछले दिनों 5 राज्य का चुनाव का परिणाम आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 4 राज्य में बहुमत मिला। 4 बार के मुख्यमंत्री मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर रुक गई। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, तमाम पार्टियों को उत्तर प्रदेश विधानसभा में हार मिला है। उन विधानसभा चुनाव के मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ओम सोधा जी हैं, जो दलित एक्टिविस्ट हैं। उनसे बात करेंगे कि 5 राज्यों में और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में अगर बहुजनों का शासन नहीं आया तो ये सरकार में कितना बहुजन, अल्पसंख्यक, दलित समाज सेफ अपने आप को महसूस करेगा। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। सर, पिछले दिनों रिजल्ट आया जिसमें ना ही कांग्रेस पार्टी कहीं दिखी, ना बहुजन समाज पार्टी दिखी, आज़ाद समाज पार्टी दिखी, समाजवादी पार्टी दिखी। भाजपा को जीतने का वजह क्या रहा सर? पहले तो जिस बहुजन शब्द का आपने प्रयोग किया है, इस शब्द में ही बहुत झोल है जी। और इस शब्द को अगर आप गहराई से समझेंगे तो यह शब्द ही अपने आप में, बहुजन शब्द ही बहुजन विरोधी है जी। जब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इस शब्द की व्याख्या में जाना पड़ेगा। मान्यवर कांसीराम साहब की परिकल्पना थी बहुजन की, जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को भी एक जगह लाकर कि एक बड़ी ताकत बनेंगे, 85% हो जाएंगे तो इस देश की जो 15% आबादी है उनसे राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हम मुकाबला कर पाने में सक्षम होंगे। इसलिए यह बहुजन शब्द का और यह जो बहुजन का कंसेप्ट है आया जी। लेकिन देखिए, कालांतर में जो मान्यवर कांसीराम साहब की जो सोच थी, जो उनकी परिकल्पना थी, वह 2022 आते आते वह उस परिकल्पना का सफ़र कैसे तय होता है। बहुजन आया, बहुजन के बाद सर्वजन आ गया, सर्वजन के बाद जाटव आ गया, जाटव के बाद अब जो है नया कंसेप्ट हो गया, यूपी चुनाव के पहले देखा, ब्राह्मण। मतलब बहुजन से चले ब्राह्मण तक पहुंच गए। मायावती जी ने ब्राह्मण सम्मेलन कराया। असल में क्या है कि जो विचारधारा के कच्चे लोग होते हैं वो इस तरह खुद का तो नुकसान कम करते हैं, समाज का नुकसान ज़्यादा करते हैं। मायावती जी ने जिस बहुजन की नींव रखी, उस बहुजन में मायावती के 85% में मिश्रा भी आ रहे थे, सतीश मिश्रा, जिन्होंने पूरी बहुजन राजनीति का बंटाधार करने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सोचिए, जिस बहुजन की बात मान्यवर कांसीराम करते थे, क्या उस राजनीति से निकले, क्या उस राजनीति को खड़ा करने के बाद उस समाज के एक व्यक्ति को पूरी की पूरी कमान सौंप देना बहुजन राजनीति है? क्या एक ब्राह्मण सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाना, सांसद बनाना और सर्वस्व जो पूरी बहुजन राजनीति है उसके कदमों में रख देना, क्या यही सपना मान्यवर कांसीराम का था? हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, फूले को, पेरियार को मानने वाले लोग हैं। हम लोग भगवान, ईश्वर, देवी देवता, भूत, आत्मा, परमात्मा में यकीन नहीं करते हैं, लेकिन एक कहने का लहजा है कि अगर मान्यवर कांसीराम कहीं होते तो उनकी आत्मा आज कलप रही होती कि कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुँचाया। 4 बार मुख्यमंत्री बनी, आप ही बता रहे हैं, लेकिन यह हालत हो गई कि आज एक सीट पर सिमट गए। जाहिर सी बात है कि मायावती जी ने बहुजनों के साथ बेईमानी करने का काम किया है। जब मैं यह कहता हूं कि बेईमानी करने का काम किया है तो उसके पीछे हमारा तर्क यह है, आप बताइए कि 7 साल हो गया मोदी जी की सरकार आए, मोदी जी की सरकार बने 7 साल पूरा हो चुका है। इन 7 सालों में मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निजीकरण के खिलाफ किया? मोदी जी तो अपने बाप की संपत्ति समझ के बेचे जा रहे हैं मोदी सब। एक ट्वीट कि निजीकरण क्यों कर रहे हो किया? हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय परिसंघ, उसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय डॉक्टर उदित राज जी ने।
डॉक्टर उदित राज जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे संगठन ने इतना त्याग और बलिदान किया। वो आईआरएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए, कोई भावनात्मक बात नहीं की। और आप पूरा ट्विटर खंगाल के देख लीजिए, पूरा यूट्यूब पर आप वीडियो देख लीजिए, कोई ऐसा दिन नहीं होता है वो सड़क पे उतरते के लिए तैयार नहीं रहते हैं। या तो उतरते हैं या उसकी तैयारी करते हैं। पुलिस पकड़ के ले जाती है, घसीट के ले जाती है। यह त्याग और बलिदान जो डॉक्टर उदित राज कर रहे हैं, मायावती ने क्यों नहीं किया? मायावती के पास जाति की शक्ति है। हम हमेशा कहते हैं, अगर उदित राज जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इतना त्याग और बलिदान दिया है, अगर वो जिस जाति से मायावती आती हैं उस जाति के होते, तो आज देश में दलित राजनीति की, आरक्षण की यह हालत नहीं होती। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनकी जाति ने मार दिया। जिस जाति से आते हैं उसका बहुमत है नहीं। तो इस चीज़ को समझने की जरूरत है। बहुत दावा करते हैं कि हम जाति के खिलाफ हैं, जाति के खिलाफ हैं। जाति के खिलाफ होते होते आप खुद कितना जातिवादी हो गए, कभी सोचा है? जाटव जो है खटीक से शादी नहीं करेगा, वो उससे धोबी जो है पासवान से नफरत करेगा, एक दूसरे में शादी ब्याह नहीं करेंगे। क्या यही अम्बेडकरवाद है? एक जाति का वर्चस्व कर देना, जातियों के खांचे में बांट दिया गया पूरे बहुजनवाद को। पिछड़ों में अब यादव हैं तो यादव बहुल हैं, चूंकि उनकी आबादी ज़्यादा है तो डोमिनेट कर रहे हैं। दूसरी पिछड़ी जातियों को स्पेस नहीं दे रहे हैं। अल्पसंख्यक से केवल उनको वोट दे दे, उनके हक अधिकार की बात नहीं कर रहे। लेकिन लगातार योगी जी 2 बार जीत गए, वजह क्या रहा? बुलडोजर, विकास, किस नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको बहुमत दिया? अगर भव्य मंदिर बनाना विकास है तो योगी ने विकास किया है। अगर इस देश में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करना विकास है तो योगी जी ने विकास किया है। अगर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल ना रहे, ऐसा माहौल कायम करना विकास है तो योगी ने बहुत विकास किया है। अगर किसान सड़क पे आ जाएं, उनकी फसल का सही दाम न मिले, एमएसपी न मिले, वो करना विकास है तो योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत विकास किया। विकास तो उन्होंने किया। अगर बहु बेटियों का बलात्कार हो, उनको न्याय नहीं मिले, यह विकास है तो बिल्कुल विकास किया है। अगर मीडिया को खरीद के अपना चेहरा चमकाना विकास है तो बहुत विकास किया इन्होंने। विकास तो किया ही है उन्होंने। इस चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा रहा कि हिंदू मुसलमान रहा? डॉक्टर अंबेडकर एक जगह लिखते हैं कि एशिया का यह जो देश है भारत, यह देश बौनों की प्रजाति वाला वह देश है जिसमें रह रहे लोगों का अब तक ठीक से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाया। तो हम जो भारत के लोग हैं, हम लोगों का अब तक न ठीक से बुद्धि का विकास हो पाया है, न शारीरिक रूप से हम उतने हेल्दी हैं। हमारा शरीर भी विकास नहीं कर पाया। तो हम लोग अभी विकास की, पहले शारीरिक और मानसिक विकास की प्रक्रिया में ही यह देश बहुत पीछे रह गया है। तो हम लोग एक समान इंसान, स्वस्थ इंसान के तरह स्वस्थ मस्तिष्क से सोचें, उस स्थिति को भी तो प्राप्त अभी नहीं कर पाए। उसके बाद ना बात होगी विकास की। अभी तो यह स्थिति है। तभी तो मंदिर में घंटा बजाना विकास है, 3000 करोड़ की मूर्ति खड़ी कर देना विकास है। इसीलिए तो लोगों का जो माइंड सेट है इस वजह से डेवलप नहीं हो पाया। लोगों की कोई गलती है ही नहीं। लोग, इस देश के नागरिक, अधिकांश नागरिक मानसिक रूप से ही पिद्दी हैं। वो आप समझिए, मैं बहुजन समाज की बात करता हूँ, नौकरी लगेगी आरक्षण की वजह से चले जाएंगे मंदिर में घंटा डुलाने, चले जाएंगे लड्डू चढ़ाने, प्रसाद चढ़ाने। तो उनका विकास तो यही है। बात अंबेडकर की करेंगे, बात जय भीम का करेंगे और कांवर उठा के जो है जा रहे हैं बाबा धाम, देवघर, तो फलाना ढिमकाना कर रहे हैं। तो यही तो इनका मानसिक विकास ही नहीं हो पाया है। जय भीम का नारा लगाना, कौन कहता है जय भीम का नारा लगाना अम्बेडकरवाद है? अम्बेडकरवाद अगर सही मायने में जीवन चरित्र में नहीं उतारा तो वो अम्बेडकरवाद नहीं। आज पूरा देश लूट रहा है, पूरा देश बिक रहा है। सिर्फ हमारा संगठन परिसंघ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी लड़ रहे हैं इससे। कहाँ है सब लोग? डॉक्टर उदित राज जी ने दसियों दर्जनों बार मायावती जी को कॉल किया, जब सड़क पर उतरते हैं, आइए हमारे साथ लड़िए, आप अपना झंडा लाइए, अपना बैनर लाइए, अपील करते हैं। क्यों नहीं उतरती मायावती सड़क पर? अभी 2 अप्रैल 2022 को हम लोग जंतर मंतर पर उदित राज जी के नेतृत्व में हम निजीकरण के खिलाफ
और आरक्षण बचाने के लिए इस फांसीवादी सरकार के का जो कम्युनल एजेंडा है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं जंतर मंतर पर। आपके चैनल के माध्यम से भी हम दिल्ली और आसपास के लोगों से अपील करते हैं, आइए हमारा हाथ मजबूत करिए। हम आपके चैनल से आधिकारिक रूप से परिसंघ की तरफ से, डॉक्टर उदित राज जी की तरफ से मायावती जी को भी आमंत्रित करते हैं। अब और कितना आप नीचे जाएंगी? अब तो आ जाइए हमारे साथ, अब तो आरक्षण की बात करिए, अब तो निजीकरण से लड़ने भिड़ने की बात करिए। अब कितना रसातल में आप बहुजन समाज को लेके जाएंगे? या आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं, 2 अप्रैल 2022 को जंतर मंतर पर 12 बजे हम निजीकरण के खिलाफ, आरक्षण बचाने के लिए, सरकार के कम्युनल एजेंडे के खिलाफ, बैंक बेचने के खिलाफ, रेल भेल सेल हवाई अड्डा सब कुछ जो बाप का संपत्ति समझ के मोदी बेच रहा है उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और सभी लोग, अधिक से अधिक लोग शामिल हों। सर, आप निजीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है निजीकरण देश के हित में है, देश के लोगों के हित में है। बिल्कुल, ये तो जो बीमारी को भी बेच देते हैं देश के हित में। इनके लिए क्या है ना कि सब कुछ देश का हित है। अगर आप हिंदुइज्म की बात करें देश के हित में, बेरोजगारी को ये देश के हित में बता सकते हैं, ये तो मौत को देश के हित में बता सकते हैं। तो ये जो बीजेपी का एजेंडा है बस फर्जी एजेंडा है। ये सब कुछ को राष्ट्र से, राष्ट्रवाद से जोड़कर बात को करते हैं, उसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। सर, इस सरकार में दलित बहुजन समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं। कहाँ से महसूस कर रहा है? हाथरस में हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ, लेकिन आप देखिए इस समाज का क्या रवैया है। इस समाज ने क्या किया? उसकी उन्नाव की माँ जो है चुनाव में खड़ी हुई, पीड़िता की माँ, कितने वोट दिए? वोट नहीं देंगे। यह समाज बहुत ही दोगले चरित्र का समाज है, जो जिनको वोट देना चाहिए, जिनको नेता बनाना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब मौका आएगा तो उन्हीं जातिवादी मनुवादी लोगों को ये वोट देने वाले लोग हैं। तो बहुजन समाज के लिए आप लोग एकजुट करने के लिए क्या करेंगे? अगले चुनाव में बहुजन शासक बने, बहुजन का शासक बने, ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पहला तो ये जो बहुजन को शासक बनाने का यह जो फार्मूला है, यह जो बात है, यह बात ही अपने आप में फेक बात है, झूठ है, छद्म है। बहुजन कभी शासक था ही नहीं, न बनेगा। बहुजन क्या कर सकते हैं? भागीदारी की लड़ाई लड़ सकते हैं, जिसका एजेंडा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी करते हैं। आरक्षण की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं। भैया भागीदारी, आपने शासक बनने का सपना दिखा कर कि शासक बनेंगे, यह सपना दिखाकर आपने तो हमारे पास जो कुछ भी आरक्षण से हमें हासिल हुआ था वो सब गंवा दिया। अब और क्या बचा है? तो यह शासक बनने का सपना छोड़ना पड़ेगा, और जिसकी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी की बात हो, तभी इस देश में सच्चा न्याय होगा। वही सोशल जस्टिस है, वही भागीदारी ही असली चीज है। मुसलमानों की जितनी आबादी है उतनी भागीदारी मिले, दलितों की जितनी आबादी है उतनी भागीदारी मिले, आदिवासियों की जितनी आबादी है, पिछड़ों की जितनी आबादी, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिले। एक छोटी सी बात भैया कोई नहीं समझ पा रहा है, और हम उसी की लड़ाई लड़ते हैं। तो 2 अप्रैल को लोग आए हमारे साथ, हम भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पास कोई भावनात्मक एजेंडा नहीं है। सरकार रोजगार देने में कितना सफल रही है? ये तो आप खुद ही देख रहे हैं। इस देश के की सरकार के लिए जो है पकौड़ा तलना रोजगार है, और लोग भी उसी डिजर्व करते हैं। ये लोग डिजर्व करते हैं कि इनसे पकौड़ा ही तलवाया जाए। जो लोग इतना कुछ होने के बावजूद भी वोट दे रहे हैं इनको, ये डिजर्व करते हैं कि ये पकौड़ा ही तलें। इनके बच्चे सेल्समैन की नौकरी करें मॉल में, इनके बच्चे एटीएम के बाहर गार्ड बनकर खड़ा रहें। ये लोग डिजर्व करते हैं। इस देश को अभी और रसातल में जाना है। 2024 के बाद और रसातल में जाएगा देश, और ये लोग लेके जाएंगे जो लोग इनको वोट दे रहे हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर ओम सुधा जी थे, जो दलित एक्टिविस्ट थे। उन्होंने हमारी संगठन जो है लगातार संविधान, आरक्षण और निजीकरण के खिलाफ लड़ते रही है और आगे भी लड़ेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में चुनाव का नतीजा हम लोगों ने देख लिया। लेकिन अब देखना होगा क्या ये सरकार देश के अल्पसंख्यक, बहुजन समाज, दलित समाज पे क्या उनके हित में काम करती है, या उनके ऊपर पिछले शासन के तरह ही रवैया रहेगा।